using normal distribution. ठीक है, तो normal distribution is always mentioned in the question. यूजुअली यूज तब होता है जब n की वैल्यू इज लार्ज। n क्या होता था, अगर आपको याद हो, बाइनोमियल में हम करते थे, जो हमारा सैंपल साइज होता था हम उसको कहते थे वो n है। अब जब स्मॉल सैंपल साइज हो, स्मॉल का मतलब है कि 10, 15, 20, अगर बहुत 50 भी हो जाएगा तो वो बहुत बड़ा सैंपल साइज हो जाता है। इन द केस के अगर आप देखो कि अगर मैं लेस देन 30 कह दूंगा तो काफ़ी सारे नंबर्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी होगी बाइनोमियल के अंदर। तो यूजुअली हम तब इस तरह के केसेस के अंदर जो होता है वो हम यूजुअली शिफ्ट कर जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, अब जिस तरह बाइनोमियल में लिखने का एक तरीका होता था, इस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक तरीका होता है। जिस तरह वहाँ पे बी जो होता था वो बाइनोमियल को रिप्रेजेंट करता था, तो यहाँ पे जो एन होगा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसके अंदर ये एक म्यू होता है और एक ये सिंबल होता है, दोनों मैं मेंशन कर देता हूँ। म्यू जो होता है वो बेसिकली मीन के लिए सिंबल होता है। अब ये वाला जो सिंबल है दैट इज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, बट ऑब्वियसली जब आप इसका स्क्वायर कर लोगे तो वो क्या बन जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर किसको बोलते थे, याद है? वेरिएंस। बिल्कुल ठीक है, तो वो वेरिएंस होता था। तो ये एक्चुअली वेरिएंस है। तो इन केस इस फॉर्मेट में लिखा हो तो आपने याद रखना है कि लेट्स सपोज यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वेरिएंस 4 है और बट स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो 2 कंसिडर करेंगे आप। ठीक है, ओके। अब नॉर्मली होता ये है, अब एक जनरल रूल है, नॉर्मली हमें क्वेश्चन के अंदर जो होता है वो एक्स मेंशन होता है। एक्स का मतलब ये है कि जिस तरह अगर आपको याद हो तो जब बाइनोमियल कर रहे थे तो मैं कहता था एक्स लेस देन 5। जो भी वो लेस देन 5 देता हूँ या जो भी मैं वैल्यू देता हूँ वो बेसिकली मेरे लिए एक्स की वैल्यू होती थी। ठीक है, तो उसको मैं ये कह देता हूँ कि जो वैल्यू मेरी एक्स की है उसको मैं डाटा बोल देता हूँ कि जो भी मुझे डाटा दिया हुआ है वो। अब एक्स से वैल्यू कन्वर्ट होती थी हम होगी हमेशा जी के अंदर। अब वो जी में कन्वर्ट कैसे होती है वो भी मैं अभी बता देता हूँ कि जी उसका भी फॉर्मूला होता है। वो कन्वर्ट होती है जी के अंदर। तो पहली चीज ये हो गई। ठीक है, अब जी से आपने जाना होता है, उसके आगे आपने देखना होता है टेबल। वो जो जी की जो भी वैल्यू निकली है उसको हम टेबल के ऊपर देखेंगे। और वो टेबल कौन सा है? वो MF19 जो मैंने आपको बुकलेट भेजी थी, जो एग्जाम में हमें गिवन होती है, वो उस बुकलेट के अंदर सबसे पहला टेबल जो होता है वो जी टेबल होता है। ठीक है, तो उस टेबल में हम वैल्यू देखेंगे और वो टेबल हमें एक्चुअली क्या निकाल के देता है? वो टेबल हमें प्रोबेबिलिटीज निकाल के देता है। ठीक है, तो हमारा पाथ जो होगा, वो पाथ कह रहा हूँ कि हमारा जो सॉल्विंग मेथड होगा वो यही रहेगा कि वो हमें एक्स देगा, एक्स से जाएंगे हम जी में, जी से जाएंगे टेबल के ऊपर और टेबल से निकलेगी प्रोबेबिलिटी। अब जी की बात करते हैं, जी कैसे निकलेगा? जी जो होता है उसका सिंपल फॉर्मूला है एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक हो गया, यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन हो पहले? हाँ बेटा, पता लगा कि नहीं? जी। ओके, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अब अगर उस टेबल को अगर हम देखें, अब उस टेबल के अंदर क्या होता है? ठहरो, आई थिंक इसको मैं थोड़ा साइड बाय साइड ही खोल लेता हूँ। ओके, अगर MF19 नहीं, ये तो MF19 नहीं है। ठहरो मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए। ओके, ये थी हमारी MF19। ये आपको यूजुअली एग्जाम के अंदर गिवन होती है जिसकी आप हेल्प लेते हो। इसमें अगर आप नीचे आओ, अच्छा वैसे प्रोबेबिलिटीज वाले सेक्शन में देख लो, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के अंदर, तो देखो ये आपको काफ़ी सारे फार्मूलाज जो होते हैं वो यहाँ पे लिखे होते हैं। जैसे ऊपर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलाज हैं, उसके नीचे डिस्क्रीट के हैं, बाइनोमियल के हैं, ज्योमेट्रिक के हैं। ठीक है, उससे नीचे पाइथन है, वो हमारा वो S2 का है, लेकिन ज्योमेट्रिक तक यहाँ तक हमारे पास लिखे हुए हैं। अब जब यहाँ नीचे आते हो
तो ये जो सबसे पहला टेबल होता है, ये यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ भी है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। तो ये वाला हम टेबल जो होगा वो बेसिकली यूज करेंगे। अगर अब आप इसको देखते हो, यहाँ पे ये एक बेल शेप कर्व बना हुआ है, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है वैसे। 1. बिल्कुल ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे ये वही रूल यहाँ पे आपने याद रखना है कि वो रूल यहाँ पे अभी भी चलता रहेगा, ठीक है। अब इस टेबल को रीड करके हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये जो कर्व है ये हमें वैल्यूज देता किस तरह से है, सिर्फ इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं कि ये हमारा कर्व होता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो मिडिल वाली लाइन होती है ये बेसिकली हमारा मीन होता है। ओह सॉरी, न्यू अगर आप देखोगे ये हमारी मीन की लाइन है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू हम निकालते हैं, लेट्स सपोज मैंने कोई भी वैल्यू अगर ली है, जैसे आप साइड पे भी देख सकते हो, इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू है। जो जी टेबल होता है, अब आपने वो याद रखना है कि वो वैल्यू हमें हमेशा इस पॉइंट से पीछे की वैल्यूज वो हमें देगा। कभी भी वो राइट साइड की वैल्यू नहीं, राइट साइड का मतलब है ये राइट साइड जो ये बनती है, इस साइड की वो वैल्यू कभी नहीं देता। अगर आप जी की वैल्यू इमेजिन कर लेते हैं ये 0.6 है, तो जो भी हम टेबल से वैल्यू निकालेंगे वो बेसिकली 0.6 प्रोबेबिलिटी जो है वो इस साइड की प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। बात समझ आई? जी. ओके। इसमें अब आपने याद रखना है कि वैसे जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी वो 1 होती है, तो 0.5 का हिस्सा यहाँ पे होता है लाइन से पहले, और 0.5 का हिस्सा इस लाइन के बाद में होता है, ठीक है। और उसी तरह हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो जैसा आप लोगों ने बताया टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। बात समझ आई? और एरिया अंडर द कर्व होता है हमारी प्रोबेबिलिटी, और जो कर्व का लेफ्ट साइड का पोर्शन उससे वो एज अ प्रोबेबिलिटी हमें निकाल के देता है, ठीक है। अब ये हमेशा सिमेट्रिक, मैंने इसलिए पहले बोल दिया था कि सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि ये 0.5 और 0.5 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस डाटा शीट के अंदर नीचे जाओगे ना, तो थोड़े से स्क्यू टाइप के भी हैं बेल कर्व्स, ठीक है। उसमें वो इक्वली सिमेट्रिकल नहीं होता है। बट हमारे सिलेबस में ये एक ही है, तो आपने ये ध्यान रखना है, ये ना हो जल्दी जल्दी में कोई और टेबल निकाल लो। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये सिमेट्रिकल वाला एक ही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो हमने यूज करना है, ठीक है। इसको बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं। ओके। अब एक एक करके हम देखते हैं भाई कि वैल्यूज जो हैं वो निकलेंगी कैसे, वैल्यूज कैसे निकलेंगी, और हमारे पास केसेस कौन कौन से हैं। तो केसेस मैं यहाँ लिख देता हूँ, और नीचे मैं नंबरिंग साथ साथ करता जाऊंगा। ओके, केसेस है मतलब मेरा ये है, पहले की बात करते हैं। पहले में बेसिकली होता ये है कि इनइक्वालिटी और साइन डिसाइड करता है कि आपका आंसर या कौन सा टाइप का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब जब मेरी इनइक्वालिटी लेस होगी, जैसे यहाँ पे है, तो आपने याद रखना है ये सिंबल होता है फाई का, इसको फाई भी बोलते हैं, ठीक है। ये है फाई। ओके, फाई ऑफ ए, इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे होगी वो सीधी सीधी यहाँ पे आएगी। ये फाई का सिंबल अगर आप कहो, इनडायरेक्टली इसका मीनिंग ये है कि आपने इसके लिए जी टेबल यूज करना है, और जी टेबल में आपने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी ये ए की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1.784, ठीक हो गया। ओके। अब मैं जरा वो कर्व जो है ना उसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि उसको हम बार बार यूज कर सकें। 1.784। ओके। ओके, ये कॉपी हो गई। अब देखो कैसे, इसको रीड कैसे करते हैं वो मैं सिखा देता हूँ, क्योंकि ये रीड करना ही से सारी प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी। ओके, अब करना क्या है, आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो इस यहाँ से आती है। अगर आप ऊपर नोट करो तो ये यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम जी की वैल्यूज बेसिकली बैठ के निकाल रहे हैं।
ओके, अब होगा ये कि पहला हमारा है 1.7, इफ यू कैन सी। तो 1.7 अगर आप देखो तो वो आपके पास टेबल में यहाँ पे आ रहा है। देख लो यहाँ तक। कोई बात अगर समझ नहीं आती तो मुझे बताओ कि ये 1.7 यहाँ पे आ गया। उसके बाद सेकंड डेसिमल जो है वो हम यहाँ टॉप से देखते हैं। ओके, 1.7 के बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास? 8, 8। तो मैं यहाँ पे 8 देखूंगा, ये मेरा 8 है। ठीक है, सॉरी, ये मेरा 8 है। आपने इधर से नीचे जाना है यहाँ पे, और 1.7 से यूं जाना है यूं। कौन सी वैल्यू बनती है आपने ये देखना है सबसे पहले तो। ओके, क्या वैल्यू बनी हमारी? 0.9625। 0.9625 ये आ गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, यहाँ तक अभी तक हमने किया 1.78। अब हमारा थर्ड डेसिमल कौन सा है? 4, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। थर्ड डेसिमल जो है वो हमारा क्या है? 4। आपने अब यहाँ पे 4 को देखना है, और 4 से अब आपने यहाँ से पहले, चलो 4 से मैं नीचे लाइन लगा लेता हूँ। 4 से यूं नीचे जाएंगे, और इसी लाइन में आपने आगे जाना है। तो और आप यहाँ पे देखोगे आपको कि कौन सा डिजिट है जो यहाँ पे आता है आपके पास, 4, ये वाला। ठीक है, 4। अब ये वाला जो 4 है वो आपने याद रखना है, ये लास्ट डिजिट के नीचे आता है, और इससे पीछे आपके सारे जीरोस होंगे यूं। इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये बना 9269 तो मेरा जो आंसर आएगा वो 0.9629 है। समझ आया कि नहीं आया? so wait, that's the value of z. नहीं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ये सारी वैल्यूज हमारी जी की हैं, ये जो चल रही हैं। दीज आर ऑल द वैल्यूज फॉर जी। ठीक हो गया? और ये जो दरमियान में है ये हमारी प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, जी की वैल्यू तो ये डायरेक्टली अभी मैंने दे दी। वो आप ठीक कह रहे हो कि मैंने ऊपर आपको कहा था कि पहले एक्स होता है, फिर जी होता है, फिर टेबल होता है, फिर प्रोबेबिलिटीज होती हैं। वो अभी भी ट्रू है। बट अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वो मैं ये सिखा रहा हूँ कि हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और उस जी की वैल्यू को टेबल से रीड कैसे करते हैं वो मैं अभी बेसिकली सिखा रहा हूँ सिर्फ अभी। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन इसके बाद हम करेंगे, अभी नहीं, लेकिन जब हम सारे केसेस पढ़ लेंगे उसके बाद हम एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे। समझ आया यहाँ तक? जी हाँ। हाँ बेटा। ओके मायरा, आपको? ठीक है, तो ये केस पहला था। पहला केस क्या था? जिसमें इनइक्वालिटी लेस होती है। तो लेस होगा तो हम सिंपल उसको फाइव ऑफ ए करके लिख लेंगे। ठीक हो गया? अब केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 में क्या होता है कि मैं इनइक्वालिटी चेंज कर लेता हूँ। जहां पहले लेस था, अब जी ग्रेटर देन ए होगा। अच्छा, इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन, अगर मैं आपको करना भी चाहूँ, ये जो ऊपर वाला है बेल शेप के ऊपर, अगर जो कर्व के ऊपर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो लेट्स इमेजिन कि ये मेरा कर्व था। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू जो थी वो 1.784 थी। ठीक है, अब 1.78, ये जो 0.9629 प्रोबेबिलिटी निकली है वो इससे पीछे पीछे की प्रोबेबिलिटी निकली। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके, अब जब z ग्रेटर देन a होगा तो आपने ये याद रखना है, तब उस केस के अंदर हमारा जो फॉर्मूला ओपन का वो ये बनेगा 1 - 5 ऑफ a। अगर आप मुझसे पूछे हो कि सर ये 1 - 5 ऑफ a करना क्यों है, मतलब यही क्यों करना है हमें, तो ये भी छोटा सा इसका रीजन है, वो भी अभी आपको समझ आ जाएगा। कि इमेजिन करो ये हमारा कर्व है। ठीक है, ओके, ये हमारा कर्व है। ये वाले पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ। अब मुझे पहले ये बताओ, जब मैं जी ग्रेटर देन ए लिखता हूँ तो मुझे राइट वाला रीजन चाहिए कि लेफ्ट वाला? इसे इसे राइट वाला, आई नीड दिस रीजन। अब ये अब जी टेबल हमें कौन सा रीजन देता है? लेफ्ट।
बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जी रीजन बाय डिफॉल्ट हमें पीछे वाला रीजन देता है। तो होगा ये कि जब हम फाई ऑफ ए से ये पीछे वाला रीजन निकालेंगे, तो हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 से ये फाई ऑफ ए माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली राइट साइड का रीजन आ जाएगा हमारे पास। समझ आया क्यों करते हैं 1 - 5 ऑफ ए? जी। जी हाँ ठीक है, ये सिर्फ रीजन बता रहा हूँ, बट अगर रीजन समझ नहीं भी आए तो बस ये याद रखना है कि इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर है तो हम फॉर्मूला जो है वो 1 - 5 ऑफ ए यूज करेंगे, अगर वो लेस है तो हम 5 ऑफ ए यूज करेंगे। सिंपल एज दैट। ठीक है। so अब this formula gives the value on the right side. yes, this would give you the value for the right side, 1 - 5 of a। ठीक है। ठीक। ओके, अब अगर एग्जांपल करके देखें तो लेट्स इमेजिन कि मेरे मैं कहता हूँ z इज ग्रेटर देन 1.342। अब ये इनइक्वालिटी ग्रेटर है, ग्रेटर की वजह से आपने लिख लेना है 1 - 5 ऑफ 1.342। ठीक हो गया। अब आपने जी टेबल पे आना है। अब आप जो जी टेबल देखते हो, ओके एक सेकेंड, जब आप जी टेबल देखते हो यहाँ पे, तो अब आप वो नोट करो। ओके, फर्स्ट डेसिमल फर्स्ट इस साइड से स्टार्ट होता है, तो हमारी वैल्यू क्या है? 1.3। तो यहाँ से सिलेक्ट हो गया 1.3, और सेकंड डेसिमल हमारा कौन सा है? 4. 4। यहाँ से हम करेंगे 4 सिलेक्ट। पहले तो हम इन दोनों का देख लेते हैं कि ये दोनों वैल्यूज हमें कौन सी वैल्यू दे रही है मिलके। तो ये देखोगे तो आपको दो वैल्यूज जो मिली हैं वो मिली हैं 0.9099। तो मैं इसे लिखता हूँ 0.9099। अब इसी लाइन में हम आगे जाएंगे, बट हमारा थर्ड डेसिमल कौन सा है? 2। 2. बिल्कुल ठीक है, 2। अब 2 से आपने नीचे जाना है। ठीक है, और इस लाइन से आपने इधर जाना है। ओके, तो ये बनता है एक्चुअली में 3, ये वाला डिजिट। इस 3 को आपने लास्ट डिजिट के नीचे लिखना है, और पीछे जो है वो जीरोस ही रहेंगे, लाइक दिस। इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो 9 + 3 12, 1 ऊपर, ये 10 बनेगा, 1 9। तो 0.9102 शुड बी द आंसर। समझ आया कि नहीं आया? And we minus it from 1. वो करने लगे। मैं कह रहा हूँ जी टेबल तक समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ। ठीक हो गया। अब ये एक्चुअली वैल्यू निकली इसकी, तो अब हम इसको लिखेंगे 1 - 0.9102। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया दोनों को सब्ट्रैक्ट करके? 0.0898। 0.0898। बिल्कुल ठीक है, ऐसे करना था ये बस। हाँ, कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक, कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लो। ओके, चलो, ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। इसी तरह हम जब केस नंबर 3 के ऊपर आते हैं, अब केस नंबर 3 में डिफरेंस क्या होगा कि पहले तो एक लेस है एक ग्रेटर है। अब हमने इस तरह के भी केस किए थे कि दो वैल्यूज के दरमियान में आ जाए, यानी एक वैल्यू पहले और एक दूसरी वैल्यू बाद में। इसके अंदर हमारा फॉर्मूला बनता है φ(b - φ)। यानी जो बाद में आ रहा है उसको हम पहले लिखेंगे, और जो पहले आ रहा था उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर बेल कर्व के ऊपर बात करें कि वो कौन से रीजन की बात कर रहा है, तो इमेजिन कर लेते हैं कि ए मेरा यहाँ पे था और बी मेरा यहाँ पे था, और जो मुझे रीजन चाहिए वो इन दोनों के दरमियान है। ठीक है, ओके, इसको हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। इमेजिन कर लेते हैं एक वैल्यू है 1.273 लेस देन जी। अच्छा, यहाँ बीच में मुझे एक्स नहीं लिखना चाहिए था, ये मुझे जी लिखना चाहिए था, क्योंकि ये जी की वैल्यूज है। ओके, 1.273 और एक ले लेते हैं 2.914। ओके,
तो जो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो ये वाला सेलेक्ट होना चाहिए, 5 2.914, और दूसरा होगा -5 ऑफ 1.273। ओके, इसको अब हम जी टेबल के ऊपर देखेंगे कि भाई ये दो वैल्यूज निकालेंगे और फिर देखेंगे कि इनके आंसर क्या बनते हैं। ओके, पहले तो है 2.9। तो 2.9 अगर आप नोट करो तो ये 2.9 यहाँ बॉटम पे है और 1 जो है वो यहाँ है। इन दोनों के अगेंस्ट जो वैल्यू बनती है वो ये वाली बनती है, 2.91 के अगेंस्ट। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0. 998। डबल नाइन, हाँ 0.9982। अब इसी लाइन में आपने आगे जाना है, और थर्ड डेसिमल कौन सा हमारा, 4। 4, यानी ये वाला 4। अगर इस 4 के नीचे आप बिल्कुल देखो तो क्या लेटर आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है, आई मीन 0। 0। तो इसमें 0 ऐड करने का कोई फायदा भी नहीं, तो ये यही रहेगा। ठीक हो गया यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट वाले में क्या होगा बेटा, 1.273 है, तो आपका 1.2 ये है और 7 यहाँ पे है। तो 1.2 से गए यूं और 7 से गए हम नीचे, ये वाला। तो इसको हम लिखेंगे 0.8980, और थर्ड डेसिमल हमारा क्या था, 3। 3। तो ये 3 है बिल्कुल इसके नीचे, और यहां से यूं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहाँ से यूं। ओके, तो कौन सा लेटर है ये, 6। लेटर में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, नंबर बोलना है। ओके, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6898.0। इसे पीछे वाले हमने याद रखना है, ये 0 होते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर 0 ऐड करें तो वो एक्चुअली में 0.9982 ही रहेगा। ओके, इन दोनों को आपने माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0.0996। 0.0996। दिस शुड बी द फाइनल आंसर। ठीक हो गया। हाँ मायरा, आपको समझ आया कि नहीं आया, जी। देख लो, कोई बात नहीं, कंफ्यूज कर रही हो तो पूछ लेना। ओके, मेन तो हमारी वो तीन थी, बट उन तीन के साथ भी वेरिएशंस बहुत सारी क्रिएट की जा सकती हैं, जैसे वो भी करते हैं। लेकिन फर्स्ट उससे पहले कि इन केस, अभी तक आपने देखा होगा कि जो z की वैल्यूज जो मैं ले रहा हूँ वो हमेशा पॉजिटिव ले रहा हूँ। जैसे पहले 1.342 ली, ऊपर 1.78 ली, यहाँ पे भी जो दोनों z के साथ वैल्यूज ली थी वो पॉजिटिव थी। और इन केस हमारे पास z की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो जी टेबल में देखो तो नेगेटिव वैल्यूज का टेबल नहीं है। वैसे तो इंटरनेट पे देखोगे तो वो नेगेटिव वैल्यूज का मिल जाता है, बट एग्जाम के अंदर हमारे पास नहीं होता, वो ये पॉजिटिव वाला ही हमारे पास होता है। और इस पॉजिटिव में भी एक मसला है छोटा सा, अगर आप नोट करो तो पहली प्रोबेबिलिटी जो 0.0 है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0.5। एग्जैक्टली तो इन केस कोई प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.2 है तो वो कैसे निकलेगी, वो एक छोटा सा प्रॉब्लम है। तो बहरहाल वो जब एग्जाम्पल करेंगे तो वो मैं बताऊंगा कि वो हम किस तरह से देखते हैं। ठीक है, कि किस तरह से देखेंगे अगर 0.2 0.5 से यानी छोटी होगी तो उसको हम कैसे डील करेंगे। वो ये दो तीन मसले हैं इसके अंदर। तो अब पहला मसला क्या था कि इन केस हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो हमारा रोल ये होता है कि कभी भी नेगेटिव वैल्यू को हमें पॉजिटिव करना होता है। तो पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है, हम उसको 1 - 5 करके लिख लेते हैं। अगर मैंने माइनस हटाना है तो मैं उसको 1 - 5 करके लिख लूंगा। अगर ये रिवर्स के अंदर भी ट्रू है कि इन केस मेरे पास 1 - 5 लिखा हुआ है
तो मैं इसको कंबाइन करके फाई ऑफ माइनस ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये चीज ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर डिपेंड करती है कि क्या चीज मैंने निकालनी है, क्या गिवन है। ये तो उसके अंदर डिसाइड होगा कि मुझे कौन सा वाला यूज करना है। बट ये दो पॉइंट्स हैं जो आपने इसको याद रखना है, इसको हम आगे यूज करेंगे। पहले तो मुझे बताओ यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं आया? जी। ओके, अब जरा देख एग्जांपल के साथ करके देख लेते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसको पॉजिटिव कैसे करना है। ओके, जी लेस देन -1.405। ओके, अब इसको पॉजिटिव करने से पहले तो आपने इनइक्वालिटी देखनी है। ये कौन सी इनइक्वालिटी है? लेस। तो ये कौन सा केस है 1 2 3 में से? 1 वन। और वन के अंदर क्या होता था, फॉर्मूला बनता था फिर? 5a बिल्कुल सिंपल, फाइव ऑफ लग जाता था। तो फाइव ऑफ -1.405 लिख लेंगे। अब ये चीज नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू तो जी टेबल में नहीं होती, तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 minus 5a बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो इसको हम यूं करके लिख लेंगे। यहां तक बताओ कोई इस वाले में कोई चीज समझ आई है? ओके, अब इसके अंदर मैं एक और वेरिएशन क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ z ग्रेटर देन -1.342। ओके, अब सबसे पहले इनइक्वालिटी देखेंगे। इनइक्वालिटी क्या है यहाँ पे? ग्रेटर। ग्रेटर के लिए क्या यूज होता था फॉर्मूला? 1 minus 5a 1 - 5 ऑफ a विच इज 1 - 5 ऑफ -1.342 इन दिस केस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है हमारे पास? the sign हाँ नेक्स्ट, कौन सा वाला? negative sign ये वाला नेगेटिव हमारे लिए प्रॉब्लम है, जो फाइव के अंदर, क्योंकि ये जी टेबल के अंदर नहीं होगा। अब इसको पॉजिटिव करना है तो एक ही तरीका है, मैं इसको 1 - 5 करके लिख लूँ। तो मैं इसे 1 - 5 ऑफ 1.342 कर लूंगा। अगर मैं इनके इस ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ तो 1 - 1 प्लस 5 ऑफ 1.342। ठीक है, 1 - 1 आप करोगे तो ये आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो बेसिकली सिंपली आपने 5 ऑफ 1.342 निकाला और वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया ये वाला? जी हाँ। ओके, इसी तरह इसको अगर थोड़ा सा और हम कुछ इसके अंदर वेरिएशन ट्राई कर लें तो हम कर लेते हैं। अच्छा, ये कर लेते हैं। 5 ऑफ -2.178 लेस देन जी लेस देन 1.405। ओके, पहले तो ये बताना है ये केस कौन सा बनता है और उसका फॉर्मूला क्या सिलेक्ट करेंगे हम? थर्ड केस बिल्कुल ठीक है, ये हमारा थर्ड केस है। थर्ड केस में होता था फाइव, ये हमारा समझो ए है और ये हमारा बी है। तो 5b - 5 ए होता था, तो इसे लिखेंगे 5 ऑफ 1.405 -5 ऑफ -2.178। अब हमें क्या प्रॉब्लम नजर आता है? negative sign बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव वाला। ये वाला नेगेटिव नहीं, याद रखना वो अंदर वाला नेगेटिव, ठीक है ना? ओके, ये माइनस रखूंगा और इसके बाद मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, क्योंकि ना साइन चेंज हो रहा होता है। अगर आप जुबानी कर लोगे साइन चेंज तो इट्स फाइन, बट अगर इन केस मिस्टेक अवॉइड करने के लिए मैं यूं ब्रैकेट्स यूज कर लेता हूँ। तो जब हम इसको फाइनल फॉर्म जरा अगर ओपन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। -1 प्लस 5 ऑफ 2.178, इस तरह से। अब इंडिविजुअली मैं फाइव के जो जी टेबल से वैल्यूज निकालूंगा और जो भी निकलेंगे उनको एंड पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई बात, कोई चीज समझ ना आई हो? दोनों को? so in the second step is it fine that we don't expand that bracket and solve that first कर सकते हो, कर सकते हो। यू डोंट नीड टू एक्सपैंड इट। ये तो बस मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सपैंड किया सर। ठीक है, okay ठीक ओके, चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं इसकी। ठहरो। ओके,
ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ठीक है। तो लेट्स सपोज, चलो रेदर देन अ वर्ड प्रॉब्लम मैं लिख देता हूँ कि मीन मेरा 12 है, और स्टैंडर्ड, ये सिंबल अब स्टैंडर्ड एविएशन का होगा, तो इसको याद रखना, 2 है। ठीक हो गया। अगर अब मैं आपसे कहता हूँ कि ए पार्ट, मैं कहता हूँ इट इज लेस देन 10। ओके, अब लेस देन 10 का मतलब क्या है? अब याद रखना, ये एक्स बेसिकली, ये जो डाटा दिया हुआ है मैंने आपको, ये जो होगी ये मेरी एज अ एक्स की वैल्यू कंसिडर होगी। तो याद रखना, इस 10 को मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। तो लेस देन 10 का मतलब ये हुआ कि मेरी इनइक्वालिटी जो है वो कुछ इस तरह से सेट हुई, एक्स लेस देन 10। अब हमने याद रखना है कि एक्स से जाएंगे हम जी में, ठीक है, जी से जाएंगे हम फाइव में, और फाइव से निकलेगी हमारी प्रोबेबिलिटी। ये हमारा रूट रहेगा, ठीक है। ओके, जी में जाना है अब हमने, तो जी में जाने के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी, एक्स की जगह मैं अब लिख लेता हूँ जी, इनइक्वालिटी 10 माइनस जी का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, क्या है, एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है मेरा फॉर्मूला। तो एक्स की वैल्यू 10 है, मीन मेरा 12 है, और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। डेविएशन मेरा 2 है। यहां तक बात समझ आई? जी। ओके, ये क्या बन गया, जी लेस देन -1। पहली चीज तो ये हो गई। अब पहले इनइक्वालिटी की वजह से हम फाइव में जाएंगे, तो वो क्या बनेगी जरा बताओ। हाँ बेटा, इनइक्वालिटी की फाइव वजह माइनस से ये वन कौन सा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 5 of -1। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन, तो मैं इसे लिखूंगा 1 - 5 of 1, इस तरह से। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सीधी तरह, ये क्या हुआ, जी टेबल पे जाना है। जी टेबल पे आपने देख के मुझे बताना है कि 5 of 1 की जो वैल्यू है वो क्या हो। 0.8413। अच्छा, अल्लाह साहब इनका पेरेंट ये स्टक हो गया। ये वाला था। हाँ नस आपने निकाली। जी। ओके, लेट मी जस्ट इरेज इट, ताकि हम इसको जरा यूज भी कर लें बार बार। ओके, हमारी वैल्यू क्या थी, 1। तो अगर हम 1 देखें, अब 1 का मतलब है 1.0, तो 1.0 ये, और यहाँ से भी हम जीरो लेंगे, तो डायरेक्टली हमारी एक वैल्यू निकल आई 0.8413। तो मैं इसे लिखूंगा 1 - 0.8413। तो क्या आंसर आया था, 0.1587। वेरी गुड। और अगर मैं इसी तरह के बी पार्ट में कह दूं, या इसी को मैं कह दूं कि ये जो है, कि मुझे बताओ कि ये नंबर ऑफ डेज कितने बनते हैं। अब नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर बेसिकली, अब ये जो प्रोबेबिलिटी निकलती है, ये साल में एक दिन होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ईयर में करने के लिए मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, 0.1587 टाइम्स 365। इन केस अगर मैं कहता ये नंबर ऑफ मुझे या एंगल बताओ ये कितना बनता है, तो मुझे पता है मेरा टोटल एंगल 360 होता है, तो उसको मैं 360 से मल्टीप्लाई कर लेता। बात समझ आई कि नहीं आई? जी हाँ। ओके, क्या आंसर बनता है इसका? 57.925। 57.925। तो अगर ये नंबर ऑफ डेज हैं, तो मैं इसको 58 डेज कर लेता हूँ। ठीक हो गया। ओके, लिख लिया ये वाला, क्या लिख रहे हो अभी?
ओके, नेक्स्ट वन इज बिटवीन 9 एंड 13। तो अगर मैं इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखूं तो मुझे यूं लिखना पड़ेगा, x और यहाँ पे 13। ठीक हो गया। अब पहला गोल मेरा ये होगा कि मैंने इसको x से जाना है z के अंदर। तो तरीका वही है, 9 माइनस मीन विच इज 12 ओवर द स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 2। बीच में आ जाएगा z, फिर इनइक्वालिटी 13 - 12/2। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 - 12/2 कितना बनेगा? minus हाँ 3 by कितना 2. बनेगा? ये विच इज -1.5। अब फ्रैक्शन यहाँ हम यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि जी टेबल में तो सारे डेसिमल्स है ना, तो इसलिए। और दूसरी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0.5. 0.5. ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक है। और केस कौन सा है? Third case. थर्ड केस। उसको फिर हम किस तरह से लिखते थे थर्ड केस में? 5b minus 5d 5a. minus 5. बिल्कुल ठीक है। तो 5/5 - 5 -1.5। नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे? Negative sign. नेगेटिव साइन को जब हम ठीक करेंगे तो मैं इसको ब्रैकेट में 1 - 5/1.5 लिखूंगा, और यहाँ रहेगा 5/5। अब इसको ओपन करना है तो कर लो, अगर आप जानस कह रहा था कि हम ऊपर वाले इसी स्टेप के अंदर ऊपर सॉल्व कर लें तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो चॉइस आपकी है। बाल मैं ओपन कर लेता हूँ, 5/1.5। अब नेक्स्ट चीज हमने ये करनी है कि हमने इस पे जाना है। ठीक है, और एक एक करके हमने वैल्यूज देखनी है। ओके, द फर्स्ट वन इज 0.5। तो 0.5 आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है सबके लिए कि 0.5 में क्या करना है, ये 0.5 और यहाँ ऊपर से 0 सिलेक्ट होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ से ये वैल्यू, तो एक्चुअली ये वैल्यू हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये आ गई 0.6915 -1 प्लस नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारी 1.5 है। ओके, ये है 1.5, और यहाँ से ये 0 वाली हमारी सिलेक्ट होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है कि नहीं? हाँ बेटा। नहीं. ओके, तो जरा देखो क्या आंसर आता है। 0.6247. 0.6247, that should be the final answer. ओके, और कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पहले मुझे बता दो। ओके, अच्छा, ये तो अब इसको एक किस्म का कह लो कि ये हमारा जो हमने अभी तक किया है ये हमारा एक किस्म का फॉरवर्ड वे है। फॉरवर्ड का मतलब ये हो गया कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स वो हमें देता है। ठीक है, एक्स वो हमें देता है, उससे हम जी में जाते हैं, जी से हम फाइव में जाते हैं, और फाइव से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब एक चीज जो वो कर सकता है, वो कर क्या सकता है, वो करता भी है कि वो रिवर्स में हमसे पूछता है। रिवर्स का मतलब क्या है? रिवर्स का मेरा मतलब ये है कि वो हमें प्रोबेबिलिटी दे, और प्रोबेबिलिटी से हम पीछे की तरफ जाएं, जी की तरफ, और जी से एक्स की तरफ। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी हाँ. हाँ मेरा आपको पता लगा? जी. ओके, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि वो हमें दे प्रोबेबिलिटी। ओके, ये है हमारी प्रोबेबिलिटी। अब हम इसे क्या करेंगे, इससे हम प्रोबेबिलिटी जब देगा तो हम टेबल के अंदर जाएंगे। ठीक है, और टेबल से हम क्या वैल्यू किसकी निकालेंगे? जी की।
और जब z की वैल्यू निकलेगी उससे हम जो भी हमारी मिसिंग चीज है वो निकालेंगे। अब मिसिंग में क्या क्या आ सकता है? मिसिंग के अंदर वो हमसे एक्स भी मांग सकता है, मीन भी मांग सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मांग सकता है। बस ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन उसने डिजाइन किस तरह से किया हुआ है। ठीक है भाई, अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, लेट्स इमेजिन कि मेरा जो क्वेश्चन है ना, अब क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 73.05 इज इक्वल टू 0.0289। ठीक है, यहाँ मैं कह देता हूँ कि मेरी वेरिएंस जो है वो है 18 और मीन जो है दैट इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट। ओके, समझ आ गया कि क्या गिवन है और क्या निकालना है हमने? जी हाँ। ओके, ये जो चीज इक्वल के बाद लिखी है दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी जो है ये डेसिमल में भी हो सकती है, ये परसेंटेज के अंदर भी हो सकती है। सो परसेंटेज में हो तो हमें डेसिमल में पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, दूसरी चीज ये कि हमारे फॉर्मूला अगर जी का फॉर्मूला भी देखें तो उसमें मीन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंस नहीं होता। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो दैट इज बेसिकली योर स्क्वायर रूट ऑफ 18। ठीक है, तो ये दो चीजें मुझे पता लग गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब पहली चीज मुझे यहाँ पे एक्स दिया है, एक्स से जी में जाना होता तो हम क्या करते थे? हाँ, क्या करते X थे? minus mean over R. हम्म, ओवर R आर। standard For deviation. variance. या आपको आर लग रहा था तब से कि मैं आर लिख रहा हूँ? Yeah. नहीं नहीं, आर नहीं है, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ सिंबल क्या है। सिंबल इस तरह से है, यूं करके सर्कल होता है और सर्कल के ऊपर यूं करके लाइन होती है। तो ये इस तरह का होता है। Okay. ठीक है, कोई बात नहीं, आर नहीं था, बस ये सिंबल था स्टैंडर्ड डेविएशन का। ओके, सो हाँ, 73.05 minus the mean which is unknown at this time divided by standard deviation which is square root of 18, and that is equal to 0.0289। ठीक हो गया। अब द थिंग इज कि ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी है 73.05 ओवर माइनस मीन ओवर, इसको आप बार बार अगले स्टेप्स में लिख भी सकते हो, बट मैं नहीं लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ये कह देता हूँ कि भाई ये जो मेरी चीज है ना पूरा का पूरा, ये मैं एक ब्लॉक बनाता हूँ अपने लिए और मैं इस ब्लॉक को नाम दे देता हूँ ए का अपने लिए। अब याद रखना है ए ये पूरे ब्लॉक के इक्वल है, तो अब मैं इसे लिखूंगा जी ग्रेटर देन ए इक्वल टू 0.0289। अगर कोई बंदा वो पूरा का पूरा ब्लॉक कंटिन्यू कर लेता है तो इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक हो गया यहाँ तक? जी। ओके, ये जो सिंबल है ग्रेटर का ये हमें क्या बताएगा? Second case. ओके, दैट शुड बी 1 माइनस 5 ऑफ ए इज इक्वल टू 0.0289। और अगर मैं 5 ऑफ ए को राइट साइड पे ले आऊं और 0.0289 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लूं, दैट गेट्स सब्ट्रैक्टेड। एंड व्हाट इज 5 ऑफ ए ना? 0.9711. 0.9711, बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे ए निकालना है, ए भी नहीं निकालना है मुझे, एक्चुअली ए निकला होगा तभी मैं ये अंदर का म्यू जो मुझे ये फाइंड आउट एक्चुअली में करना है मीन, तब मैं कर सकता हूँ। अनटिल आई डोंट नो व्हाट दिस होल कंप्लीट बॉक्स सॉल्व होके वो क्या बनता है। ठीक है, उसके लिए मैं सब कर रहा हूँ। अब फाइव को आपने याद रखना है, जब भी फाइव को आप दूसरी साइड पे लेके जाते हो तो जैसा ट्रिग्नोमेट्री में होता था, यहाँ पे भी वैसे होगा कि दूसरी साइड पे आके ये इनवर्स हो जाएगा। तो मैं इसे लिखूंगा 0.9711, 5 इनवर्स ऑफ 0.9711 इज इक्वल टू ए। यहां तक बात समझ आई है कि नहीं आई है? Yeah. हाँ मायरा, आपको? जी. ओके, अब करना क्या है, ये इनवर्स 5 इनवर्स का मतलब ये है कि अब आपको रिवर्स के अंदर चलना है। ठीक है,
अब जब हम रिवर्स के अंदर चलेंगे तो आपने देखना, अब हम देखेंगे कि ये वैल्यूज हम रिवर्स के अंदर जो है बैठ के हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके, इसको मैं रेज करता। अब रिवर्स में चलने का मतलब ये है कि मुझे प्रोबेबिलिटी पता है, दैट इज 0.9711। मुझे क्या फाइंड करना है? जी की वैल्यू, दैट इज द गोल। ओके, अब होता ये है कि हम जी टेबल के अंदर 0.9711 ढूंढेंगे, बट मिलता नहीं है हमें। तो हम क्या करते हैं, सेकंड बेस्ट थिंग इज टू फाइंड द क्लोजेस्ट वैल्यू टू 0.9711, बट द ओनली थिंग इज यू डू नॉट क्रॉस दिस वैल्यू, यानी डू नॉट एक्सीड, ये क्रॉस कह लो। तो आपने इस वैल्यू से आगे नहीं जाना, आपने इससे बिल्कुल पीछे वाली वैल्यू बतानी है कि कौन सी है। अब द गुड थिंग इज दिस कंप्लीट टेबल इज, द प्रोबेबिलिटीज आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो ढूंढना इजी है। जैसे 0.97, अगर आप देखो ये 0.96 है, यहाँ पे भी 6 है, ये 706 है, एंड दिस इज 713। तो क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी बनी हमारी? 9706. बिल्कुल ठीक है, 0.9706 इज द क्लोजेस्ट वैल्यू। हाँ मायरा, ये बात समझ आई कि नहीं आई? जी। ओके, तो मैं क्लोजेस्ट वैल्यू के पीछे हूँ कि 0.9706 इज द क्लोजेस्ट वैल्यू। अब आपने ये देखना है ये क्लोजेस्ट प्रोबेबिलिटी जो निकली है, ये अगेंस्ट किस वैल्यू निकली है, तो z की किस वैल्यू के अगेंस्ट। तो अगर यहाँ से देखें तो दैट इज 1.8, तो मैं इसे लिखूंगा 1.8, दिस इज माय फर्स्ट डेसिमल। और यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा और मैं अपना सेकंड डेसिमल देखूंगा विच इज 9, तो मैं इसको लिखूंगा 1.89। अच्छा, ये दो डेसिमल आ गए, इसके बाद मेरे थर्ड डेसिमल की बारी है जो आगे से आता था। ठीक है, अब मुझे आपने बताना है ये 0.9711 है, इसमें 0.9706 तक तो हम पहुंच गए हैं। कितना हम पीछे हैं अभी एक्चुअल वैल्यू से? 5. बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 0.9711 से आप और 0.9706 में 5 का डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ से आगे जाओ और आपने देखना है कि ये 5 कहाँ पे आ रहा है, ये है वो 5। इस 5 के अगेंस्ट आपकी वैल्यू ऊपर की तरफ क्या है? जी, तो यहाँ क्या वैल्यू है? 7। तो ये बनता है 1.897 इज इक्वल टू ए। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? जी। How do you हाँ know that you मायरा, also have a third decimal? सॉरी क्या कह रहे हो? हाउ How डू do वी you गेट? know that you also have a How do you know that you have a third decimal also? बिकॉज इस तरह बताया, बिकॉज वी नीड द वैल्यू 0.9711, वी डिडंट नीड द वैल्यू 0.9706। इफ बाय चांस हमें डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी इस टेबल के अंदर से मिल जाती है जो हमें चाहिए, तो वी डोंट नीड द थर्ड डेसिमल देन। आई समझ बात क्या नहीं आई? जी. ठीक है, बट बिकॉज इट वी रीच 0.9706, उसमें भी अभी 5 काम था, तो इट मीन्स दैट वी नीड द थर्ड डेसिमल। ओके, लास्ट चीज ये है कि ये ए था, और ए ऊपर अगर हम ऊपर से देखें तो दैट वाज इक्वल टू 73.05 माइनस द मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज अंडर रूट 18 इज इक्वल टू 1.897। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और म्यू की वैल्यू देख के बताएं कि क्या निकल के आती है। 65. वेरी गुड, द वैल्यू इज 65। हाँ ना, समझ आई कि नहीं आई? जी. ओके, अच्छा, ठीक हो गया। ओके, इसी तरह का अब एक डिफरेंट चीज। अब मैंने आपको जब ऊपर बताया था कि दो प्रॉब्लम्स हमें यूले डील करनी पड़ती हैं, एक तो ये माइनस की है, जब यहाँ माइनस आ जाता है उसको पॉजिटिव करते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम हमारी होती थी वो ये है कि इन केस हमारी ये जो प्रोबेबिलिटी है, अब जो रिवर्स में चल रहे होते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम तब होता है, अभी हमने रिवर्स पढ़ लिया ना कि रिवर्स में कैसे फाइंड करते हैं। तब प्रॉब्लम ये है कि अभी तो ये 0.9711 आया था हमारे पास, ये 0.9711, इसकी जगह अगर मेरे पास 0.4 होता या 0.49 भी होता, तब हम क्या करेंगे?
प्रॉब्लम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक हम ऐसा करते हैं, एक ले लेते हैं, x लेस देन 35 इज इक्वल टू 0.1 कर लेते हैं। और इसमें मैं आपको कह देता हूँ कि आपका मीन जो है, ओके, मीन निकाल लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्क्वायर रूट 18, ओके, वही पीछे वाला कर लेते हैं कुछ इस तरह का। ओके, इसको 0.1 के बजाय भी इसमें भी मैं एक थोड़ी सी मैं कर लेता हूँ, इसको मैं 10% कह देता हूँ। ओके, ये मेरी एक न्यू एग्जांपल है। ओके, सबसे पहली चीज क्या होगी, ये 10% किस चीज के इक्वल होगा? 0.1। बिल्कुल ठीक है, इसको पहली चीज ये है कि मैं इसको लिखूंगा 0.1। एक्स से जाएंगे जी में, तो दैट शुड टर्न एज जी लेस देन 35 माइनस मीन ओवर द स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज एक्चुअली इक्वल टू स्क्वायर रूट 18। अब नेक्स्ट चीज मैंने पहले भी जो की थी सेम अभी भी मैं वही करूंगा कि मैं इस पूरे ब्लॉक को, बिकॉज ये अननोन है ना इसके अंदर, तो मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं सकता हूँ, तो मैं इसको चाहे बार बार लिख लूँ या इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ, इट वुड मीन द सेम थिंग। ठीक है, तो मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ। तो दैट शुड टर्न एज जी लेस देन ए इज इक्वल टू 0.1। अब ये केस नंबर 1 है ड्यू टू दिस इनइक्वालिटी, तो मैं इसको सिंपल मुझे लिखना पड़ेगा फाइव ऑफ ए इक्वल टू 0.1। अब जब मैं फाइव को दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ, दैट शुड टर्न एज फाइव इनवर्स ऑफ 0.1। ओके, अब अगर मैं यहाँ टेबल देखता हूँ, टेबल में तो मुझे कहीं पे भी 0.1 की प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बेटा। जी। ओके, अब जब भी ऐसा होगा, हाँ कुछ कह रहे थे, सॉरी। जी ओके, अब जब भी ऐसा होगा, अब ये हमें कैसे पता लग जाता है, यूजुअली हमें इस स्टेप के ऊपर, ये वाला जो स्टेप है इसके ऊपर हमें आके पता लग जाता है। कैसे पता लगता है, क्योंकि जब हम फाइव को दूसरी साइड पे लेके जाने लगते हैं, आप पहले ही ये देख सकते हो कि भाई ये जो वैल्यू है ये 0.5 से छोटी है कि बड़ी है। अगर ये वैल्यू छोटी है तो पहले हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगर ये बड़ी है तो इट्स फाइन, छोटी है तो ये प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली ये वाली जो लाइन लिखी है, ये वाली लाइन तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसके ऊपर मैं यूं करके लाइन लगा रहा हूँ। मैंने इसको रेज नहीं किया ताकि लाइन मैंने इसलिए लगाई है कि जब ये नोट्स आप दोबारा देखो तो आपको याद रहना चाहिए कि ये लाइन अभी गलत है, अभी हम इन्वर्स नहीं लेंगे, इससे पहले हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। अब वो एक स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, वन माइनस आपने दोनों साइड्स के ऊपर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक साइड पे वन माइनस जबरदस्ती लगा रहे हैं तो मुझे दूसरी साइड पे भी लगाना पड़ेगा। तो इस साइड पे बना 1 - 5 ऑफ ए, तो इस साइड पे बनेगा 1 - 0.1। यानी ये वाला जो मैंने चीज है ये मैंने खुद ऐड की है, तो ये मैंने राइट साइड पे भी की, मैंने ये लेफ्ट साइड पे भी की, ये दोनों साइड के ऊपर मुझे करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ आई बेटा? जी ओके, इससे मुझे फायदा क्या होगा, 1 - 0.1 मुझे दे देगा 0.9। अब ये वाली साइड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखो जब मैंने नोट लिखवाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये 1 - 5 किसके इक्वल आता है, किसके 5 इक्वल था? minus a बिल्कुल ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 5 - ए। और जब ये 5 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बनेगा 5 इनवर्स ऑफ 0.9, और -a इधर अकेला रह जाएगा। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई बेटा सब दोनों को? जी। जी आ गई। ओके, अब आपने क्या करना है, अब वही सेम स्टेप जो पिछले क्वेश्चन में किया, 0.9 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू। ओके, कहाँ पे है 0.9? अगर चलो लाइन में लगाता जाता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता लगता है, ये 0.8888 चल रहा है, ये पहला 0.9105 आया। ठहरो, ये रेज हो जाए, ये है पहला पॉइंट। अब ये 0.9 को क्रॉस हो गया, तो इसका मतलब है मुझे लास्ट वैल्यू जो है ये वाली लेनी पड़ेगी, 8997। ये मेरी लास्ट वैल्यू, आपने ये देख लेना है कि ये वैल्यू किसके अगेंस्ट आ रही है। फर्स्ट डेसिमल और सेकंड डेसिमल मुझे दोनों पता लग गए, तो यहां मैं सिंपल लिखूंगा 1.28। यहां तक क्लियर हुआ? जी ओके। ओके, अब कितना 0.9 से कम है अभी भी हम?
जी बिल्कुल सही कह रहे हो, 3। अब प्रॉब्लम इज कि यहाँ इस लाइन में आगे जाओ ना, यहाँ 3 है, 3 तो है ही नहीं, या तो 2 है या तो 4 है। अब दोनों में से दोनों नहीं ले सकते, आपको एक लेना है। ठीक है। अब इसके लिए ये होता है कि मैं आपको कहता हूं कि आपने यहाँ पे इनइक्वालिटी के सिंबल को देखना है। अगर लेस वाला है तो हम पीछे का ले लेंगे, अगर ग्रेटर है तो हम आगे वाला ले लेंगे, क्योंकि 3 तो है ही नहीं ना। तो अब डिसाइड करना है कि 2 वाला लें कि 4 वाला लें, तो उसका तरीका ये रहेगा हमेशा कि इनइक्वालिटी को देखेंगे, लेस होगा तो हम पीछे वाला ले लेंगे, जो कि इस केस में बनता है 2। बात समझ आई कि नहीं आई? जी हाँ। ओके, तो 2 पे हमारी वैल्यू क्या है? 1। 1 तो ये बनेगा 1.281। बताओ, ये बात पता लगी कि नहीं लगी? हाँ, अनस सुमायरा। जी जी। ओके, माइनस ए के There's इक्वल था। जी जी, पूछ लो पूछ लो पूछ लो। isn't that minus a, so a should be positive. अभी कर लेते हैं। अगर आप खुद सोचो, यहाँ से माइनस हटा के हम इस साइड पे लगा लें, इट्स फाइन ना। Yeah. ठीक है। तो एक्चुअली माइनस को एंड पे हम इस तरह से डील कर लेते हैं। अगर आप कभी मार्किंग स्कीम्स देखोगे तो वो डायरेक्टली यूं नहीं करता, वो डायरेक्टली इस माइनस को यहाँ लिखता ही नहीं है, वो डायरेक्टली उधर लिख देता है। तो उससे कंफ्यूज ना होना, तो वो उसने एक्चुअली डायरेक्ट किया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू -1.281। अब ए हमें पता है क्लियरली, हमने ऊपर किसके इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था? 35 माइनस मीन ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 18 इज इक्वल टू -1.281। तो जरा करो और मुझे बताओ कि म्यू की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आती? 40.4. 40.4। मायर आपकी भी यही है ये? जी गुड। समझ आया बेटा ये कि किस तरह से करने हैं? एक फॉरवर्ड केस है, एक रिवर्स केस है। थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, बट ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करेंगे ना तो ये हो जाएगा टॉपिक। वैसे इस टॉपिक में है इतना ही, बट इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें। अब बताओ, कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई चीज समझ ना आई हो तो मुझे बताओ। So like on the table paper, like on the bell graph, they have marked the position of z. हाँ हाँ Is that a fixed हाँ। position? ओके, कौन सी वाली वाला? ये जो जी लिखा हुआ है यहाँ? नहीं, in the paper there is a bell graph. फॉर्मूला शीट के अंदर? हाँ। अच्छा, क्या हुआ उसे? So like on that graph, they have like marked a position and named it as z. So is that a fixed position? ये ये वाला जी, ये जो यहाँ लिखा है बॉटम पे, Bottom. कौन सा वाला जी कह रहे हो? मतलब graph पे है। ये ग्राफ नहीं है? कौन सा ग्राफ? हाँ, ये जो bell graph। ये बन नजर आ रहा है, ये वाला पूछ रहे हो? ये जो है, हाँ, ये वाला। हाँ, इसमें क्या हुआ? इसमें जी लिखा हुआ है Yeah, so is बॉटम पे, that a जो जी fixed है एक्स position? एक्सिस के ऊपर। हाँ, वही एक्स वाला। एक्सिस के Is that ऊपर a जो है। fixed position? हाँ, यस यस। Shit. ये फिक्स पोजीशन से मतलब ये है कि इमेजिन करें कि जी की कोई भी वैल्यू है। एक्चुअली आपको शो ये करना चाह रहा था कि, हाँ, मैंने आपको जिस तरह एक्सप्लेन किया था कि जी आप यहाँ पे मार्क कर लो या जीरो से मीन से पीछे कर लो, इट डजेंट मैटर टू अस, बिकॉज जो एरिया निकल के या जो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो जी को जहां पे भी मार्क करो, वो लेफ्ट साइड का रीजन जो है वो बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी दे रहा है। तो वो बेसिकली एक्चुअली यहाँ वो शेड करके बता रहा है कि ये जो ग्राफ है आपको, ये जो नीचे टेबल की वैल्यूज हैं, ये लेफ्ट साइड का एरिया आपको दे रहा है। ये चीज सिर्फ इतना इंडिकेट कर रही है। ठीक है।
ठीक। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर नेगेटिव साइड के भी ग्राफ्स होते हैं। नेगेटिव, ये जितनी देख रहे हो, ये हमारे पास जितने ग्राफ, ये टेबल है, ये पॉजिटिव वैल्यूज का है। नेगेटिव वैल्यूज का भी होता है। यहाँ जिस तरह प्रोबेबिलिटीज 0.5 से स्टार्ट हो रही हैं, वो 0 से 0.5 का भी एक टेबल होता है। ठीक है, टेबल राइट साइड का रीजन शेड हो, उसका एरिया भी वाले भी होते हैं। ठीक है, वो सारे इंटरनेट के ऊपर होते हैं, बट एग्जाम में हमें ये एक ही ग्राफ है और इसको हमने इसी तरह से रीड किया। ठीक है।